हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की डे 10 की क्लास है और डे 10 में आज हम टॉपिक और अपना टारगेट कवर करेंगे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। तो चलिए हम अपना टॉपिक और टारगेट शुरू करते हैं। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे, पूर्वालोकन सीरीज समझ आती होगी। ये वीडियो और ये सीरीज उन्हीं लोगों के लिए है जिनके टॉपिक्स ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं और बस उन्हें रिवाइज ही करना है। तो मैं नोट्स यहाँ फॉरवर्ड या फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ ताकि हम फास्ट नोट्स कवर करके पीवाईक्यू करें। पीवाईक्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर रोज आपसे बोलती हूँ पीवाईक्यू टेस्ट लगाते रहिए। तो पीवाईक्यू में हम थोड़ा टाइम लेते हैं ताकि एक क्वेश्चन में जितने भी हमारे फैक्ट पॉइंट्स जुड़े हुए हैं वो सारे पॉइंट्स हम कंप्लीट करते हुए चले, डिस्क्रिप्शन पढ़ते हुए चले, ताकि जो है हमारा मतलब एक क्वेश्चन में हमारे 4-5 क्वेश्चन तैयार हो जाए। और आपको पता ही है कि पैटर्न अब डिस्क्रिप्शन वाइज ही क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, तो हमें अपने डिस्क्रिप्शन को नहीं छोड़ना है। पीवाईक्यू पे बहुत ध्यान देना है क्योंकि पीवाईक्यू बेस्ड ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जितना हम पीवाईक्यू लगाएंगे उतनी हमारी तैयारी भी अच्छी होती जाएगी। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, फटाफट अपना ये नोट्स कंप्लीट करते हैं। नोट्स के बाद हम सीधे पहुंच जाएंगे पीवाईक्यू के। थोड़ा सा ये आज का वीडियो लंबा होगा क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, लेकिन बोर नहीं होना है, हमें पढ़ाई करते चलना है। बस इसको 4-5 बार सुन लीजिएगा तो अपने आप ही आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। चलिए फास्ट मैं नोट्स कंप्लीट कराती हूँ, उसके बाद पीवाईक्यू पे टाइम देंगे, ठीक है। चलिए अब ये मत सोचिएगा कि आप बहुत फास्ट नोट्स कराते हैं, नोट्स हम फास्ट ही कराएंगे, फिर उसके बाद पीवाईक्यू करेंगे। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लिखा है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। 19वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इन आंदोलनों ने बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इन आंदोलनों से लगभग अप्रभावित ही रहा। बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां एवं उदार रजवाड़े इन आंदोलनों से प्रभावित थे। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। तो ये हमारी लाइन इंपॉर्टेंट है। उनके नवीन विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण का उदय हुआ। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी मार्क करती चलती हूँ। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना करी, ठीक है। 1828 में उन्होंने ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की व्यवस्था करी जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन के विचारों के प्रसार के लिए 1839 यानी 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय सेकंड ने राममोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। राय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, जहां उनकी समाधि स्थापित है। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनके एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। उन्होंने मूर्ति पूजा, बाल विवाह तथा सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था। रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया था कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। उन्होंने उपासना के सभी रूपों में एक ही परमात्मा की आराधना करते हुए सभी धर्मों की पूजा विधियों में एक ही ईश्वर की खोज की, जिसे पाने के लिए सभी धर्मावलंबी अपने अपने मार्ग से उस गंतव्य का ध्यान करते हैं। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था कि जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 1909 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इसे विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया। रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के बेलूर में मुख्यालय खोला गया। मिशन का नामकरण रामकृष्ण परमहंस के नाम पर हुआ था। यह 19वीं सदी का अंतिम महान धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। इसकी विशेषता है प्राच्य या पूर्वी और आधुनिक या पश्चिमी, इन दोनों महान शक्तियों का समन्वय। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक सुधार है, किंतु यह भारत की प्राचीन संस्कृति से अपनी प्रेरणा ग्रहण करता है। ये युद्ध वेदांत के सिद्धांत को अपना आदर्श मानता है। इसका लक्ष्य मनुष्य के भीतर ही उच्चतम आध्यात्मिकता का विकास करना है, किंतु साथ ही ये हिंदू धर्म में पीछे विकसित मूर्ति पूजा जैसी चीजों की कीमत और उपयोगिता भी स्वीकार करता है। मिशन की दूसरी विशेषता है सभी धर्मों की सच्चाई में विश्वास। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि
सभी विभिन्न धार्मिक विचार एक ही मंजिल तक पहुंचने के केवल विभिन्न रास्ते हैं। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, का विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 में हुआ था। मूल शंकर स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में गुजरात की मोरबी रियासत काठियावाड़ क्षेत्र के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। उनके विचार, उनकी प्रसिद्धि पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। उनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंडन, वेद व्यास भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि, वल्लभाचार मत खंडन प्रमुख है। स्वामी दयानंद ने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। दयानंद सरस्वती मूलशंकर ने अप्रैल 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में वो मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र और झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। आर्य समाज के नियम और सिद्धांत सबसे पहले बंबई में गठित किए गए। 1892 से 93 में आर्य समाज 2 गुटों में बंट गया। एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था और दूसरा गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम प्रमुख थे। इन लोगों ने 1902 में गुरुकुल की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में लाला लाजपत राय, हंसराज प्रमुख थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से 1869 में जुड़े। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रानाडे का उल्लेख पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में किया जाता है। देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। ये इंपॉर्टेंट है। ये ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे और इस समाज के उपदेशकों को देवशास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया गया है। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी? ज्योतिबा फूले ने। कब की? 1873 में, ठीक है। नेक्स्ट, एक माली के, इनका जन्म 1827 में एक माली के घर हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पे बल दिया। राजा राधाकांत देव ने 1830 में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 में आगरा के एक महाजन या बैंकर तुलसीराम शिवदयाल साहब या स्वामी जी की महाराज के नाम से लोकप्रिय थे। राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर, गुरु की महत्ता, संतों का साथ, सत्संग तथा साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख 1823 से 92 में लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। पेशे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि 1880 में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने किया। उन्होंने 1850 में विंडो रेमेरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालाबारी थे। उनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 में हुआ था। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया था। 1891 का संपत्ति आय अधिनियम इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 में एम.जी. रानाडे एवं रघुनाथ राव के द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बहुविवाह, बाल विवाह एवं कुलीनवाद जैसी कुप्रथाओं का समापन करना था। 1805 में जाति अक्षमता कानून के द्वारा हिंदुत्व से धर्मांतरित व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया। 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, हिंदू विडो मैरिज एक्ट के द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया। सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 में बनाया गया था तथा कलकत्ता के
संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। इन्होंने ये प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है। इन्होंने प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है लाइन। प्रश्न पता नहीं कहाँ चला जाता है बार बार। नेक्स्ट, राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया और इन्हीं के प्रयासों का फल था कि 1829 के 70वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना बंद कर दिया गया और न्यायालयों को आज्ञा दी गई कि वे ऐसे मामलों में सदोष मानव हत्या के लिए मुकदमा चलाएं और दोषियों को दंडित करें। एलन बरो के काल में 1843 के एक्ट 5 ने गुलामी दासता को गैर कानूनी बना दिया। यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केशव चंद्र सेन ने 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस एक्ट से लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 साल और लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा गया। 1929 में अजमेर निवासी न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बन पाया। उन्हीं के नाम पर ही इसे शारदा अधिनियम यानी कि शारदा एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष और लड़कों की न्यूनतम हो गई 18 वर्ष निर्धारित की गई। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लाडवेस्टी द्वारा अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्कॉट विलियम क्वान जज अन्य के द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 में मद्रास के पास अडियार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया, जो बाद में इसका अंतरराष्ट्रीय कार्यालय बना। 1889 में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनी और 1893 में भारत आकर उन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। श्रीमती एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ और आध्यात्मिक धर्म माना। थियोसोफी या ब्रह्म विद्या हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और कर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करती थी। इसी कारण एनी बेसेंट भारतीय लोगों को इससे जोड़ सकी और इसकी सफलता का मुख्य कारण था राणा डे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी। ये इंपॉर्टेंट है। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन 1905 में बनारस में हुआ था की अध्यक्षता की थी। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। 1910 के उपरांत ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंदराव पाटिल और शंकर राव यादव ने एक ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की। नडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में तिलक ने कहा था, यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। तिलक को लोग प्रायः लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते थे। दारुल उलूम देवबंद के संस्थापक सदस्यों में मौलाना हुसैन अहमद भी थे। दारुल उलूम देवबंद की स्थापना 1866 में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। ये टॉपिक और ये नोट बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा लंबा था। अब मैंने फास्ट आपको कवर करा दिया। अब चलते हैं इसके पीवाईक्यू करने में। पीवाईक्यू पर हम थोड़ा टाइम लेंगे, आपको पता है मैं बहुत टाइम लेकर ही पीवाईक्यू कराती हूँ। तो पीवाईक्यू मैं बहुत ध्यान से करने हैं और अच्छे से करने हैं। नोट्स तो फॉरवर्ड कर लिए, पर पीवाईक्यू हम फॉरवर्ड नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो हमने पढ़ा कि किस वर्ग को आकर्षित किया था। तो पहला तो आकर्षित किया, एक सेकेंड क्या हो गया, आकर्षित किया था बुद्धिजीवी वर्ग को। ठीक है, नगरी और उच्च जातियों को किया था और उदार रजवाड़ों को किया था। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। ठीक है, तो बुद्धिजीवी वर्ग आकर्षित हुआ था इन आंदोलनों से, नगरी उच्च जातियां हुई थी और उदार रजवाड़े भी हुए थे। तो 19वीं शताब्दी के धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है और इस आंदोलन ने बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इन आंदोलनों से लगभग अप्रभावित ही रहा। बुद्धिजीवी, नगरी, उच्च जातियां एवं उदार रजवाड़े इस आंदोलन से प्रभावित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए और कारण भी है आर। ठीक है, तो कथन ए कहता है कि 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। ठीक है, और कारण कहता है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। तो निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारा उत्तर ये होगा कि ए और आर दोनों ही सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। तो ये दोनों ही बातें हमारी सही हैं। ठीक है, और व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया?
तो किस वर्ग को पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। तो देखिए, शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग तर्कवाद, विज्ञानवाद और मानववाद से बहुत प्रभावित हुआ। भारतीय समाज एवं धर्म सुधार ने इस नवज्ञान से प्रभावित होकर भीतर से हिंदू धर्म और समाज को सुधारने का प्रयत्न किया और अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा और तथा तीर्थ यात्रा आदि को तर्क के तराजू में तौलकर धार्मिक और सामाजिक सुधार किए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो आंसर हमने देख लिया, कौन कहलाता है? राजा राममोहन राय। अब इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। तो राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे और क्वेश्चन भी आगे बनेंगे, आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो बताइए, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो यहाँ पे तो कोई भी नहीं है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। कौन है भारतीय राष्ट्रवाद के जनक? तो भारतीय राष्ट्रवाद के जनक है हमारे राजा राम मोहन राय। ठीक है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा गया है? तो राजा राम मोहन राय को कहा गया है। नेक्स्ट, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है? तो राजा राम मोहन राय है। नेक्स्ट, फिर से टिक मार देती हूँ, पहले वाला टिक आ गया था। नेक्स्ट, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था, तो अग्रणी दूत कौन था? तो राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। आपने देखा कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बार बार। नेक्स्ट, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? तो प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। कौन सी संस्था थी? एक सेकेंड, आत्मीय सभा। ठीक है, पहली संस्था कौन सी थी? आत्मीय सभा थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो हमने अभी देखा था ना नोट्स में, 1814 में। ठीक है, आत्मीय सभा इन्होंने स्थापित की थी 1814 में। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। तो कहीं कहीं पे 1814 भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे 1815 भी लिखा है, तो हमें ये दोनों ही डेट याद रखनी है। ठीक है, बाप रे, ये नॉइस इतना कहाँ से आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो अभी हमने पढ़ा कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। और कब की है इन्होंने? तो 1814 या 1815 में। ठीक, नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना बताइए कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1828 को। कब हुई थी? यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ है, तो 20 अगस्त 1828 को हुई थी। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभाया नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। ये ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम और जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। समाज के सिद्धांतों के मुख्य आधार थे मानव विवेक, वेद और उपनिषद। नेक्स्ट नंबर है 14। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना अभी हमने बताया कि राजा राममोहन राय ने की थी। और कब की थी? तो 20 अगस्त, वापस से रिवाइज करेंगे, 1828 में की थी। ठीक है, 20 अगस्त 1828 में। तो फिर से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा। इसकी स्थापना मूलतः ब्रह्म सभा के रूप में 1828 में राजा राममोहन राय ने की। 1830 में लिखे एक प्रन्यासकरण पत्र में उन्होंने बताया कि इस समाज का उद्देश्य शाश्वत, सर्वाधार, अपरिवर्त्य ईश्वर की पूजा है, जो सारे विश्व का कर्ता और रक्षक है। एक नया भवन भी न्यास मंडल को भेज दिया गया, जिसमें मूर्ति पूजा तथा बलि देने की अनुमति नहीं थी। राजा राममोहन राय के उपदेशों का तात्पर्य सभी धर्मों से आपसी एकता का सामंजस्य स्थापित करना था और इसे ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ने का श्रेय महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर को था। वो इस आंदोलन में 1843 में सम्मिलित हुए और उन्होंने ब्रह्म धर्मावलंबियों की मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड और प्रायश्चित इत्यादि से रोका। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया। केशव चंद्र सेन
को की वाकपटुता और उदारवादी विचारों ने इस आंदोलन को लोकप्रिय बना दिया और शीघ्र ही इसकी शाखाएं बंगाल से बाहर उत्तर प्रदेश और मद्रास में खोल दी गई। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो अभी हमने देखा था 20 अगस्त 1828 को की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय और इसकी स्थापना की गई थी 20 अगस्त 1828 को। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। ठीक है। तो मुगल बादशाह का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। राय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, जहाँ उनकी समाधि स्थापित है। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने विभूषित की? तो ये विभूषित की है अकबर द्वितीय ने। ठीक है। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है। तो केशव चंद्र का संबंध किसकी स्थापना से है, हमें इस पर विचार करना है। तो पहला दिया है कि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, तो इसका तो इससे संबंध नहीं है उनसे। ठीक है। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, तो ये आपका केशव चंद्र सेन से संबंधित है। ठीक है। तीसरा भी आपका है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। ठीक है। ये है और ये है, ये दोनों ही हैं। तो अब हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। केशव चंद्र सेन महान समाज सुधारक और राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। केशव चंद्र का जन्म 19 नवंबर 1838 को एक बंगाली परिवार में हुआ और वे 1857 में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए। 24 जनवरी कब सम्मिलित हुए? 1857। ठीक है। 24 जनवरी 1868 को केशव चंद्र सेन ने टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेस नामक संघ की स्थापना करी। 1870 में केशव चंद्र सेन ने हिंदू पुनर्संरचना के प्रवक्ता के रूप में इंग्लैंड की यात्रा करी। 1870 में इंग्लैंड से वापस लौटने पर केशव चंद्र सेन ने 29 अक्टूबर 1870 को इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किया और इसकी सदस्यता सभी जाति और धर्म के लोगों के लिए खुली थी। संस्था की ओर से सुलभ समाचार नामक पत्र भी निकाला गया, जबकि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन 1823 में राजा राममोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो केशव चंद्र सेन है। ठीक है। भारतीय ब्रह्म समाज के, और ब्रह्म समाज के कौन थे? तो राजा राममोहन राय थे। और भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो वो है केशव चंद्र सेन। ठीक। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। देवेंद्र नाथ ने 1865 में केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन ली। फलस्वरूप केशव चंद्र सेन मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए और देवेंद्र नाथ टैगोर के तहत समाज की मूल शाखा ने स्वयं को आदि ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा। आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले गुट ने अपने को भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज का नाम दिया। 1878 में नवीन ब्रह्म समाज में पुनः फूट पड़ी, जब केशव चंद्र सेन के द्वारा अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से किए जाने के विरोध में आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री के द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है, इस नोट को भी पढ़ लेते हैं कि 20 अगस्त 1828 को राजा राममोहन राय ने फेरंजी कमल बोस के मकान, जो इस हेतु किराए पर लिया गया था, में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ताराचंद चक्रवर्ती इसके प्रथम सचिव थे। देवेंद्र नाथ टैगोर इस समाज में 1843 में तथा केशव चंद्र सेन 1857 में सम्मिलित हुए। देवेंद्र नाथ टैगोर एवं केशव चंद्र सेन के मध्य वैचारिक मतभेद होने पर जब 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन ने औपचारिक रूप से पृथक ब्रह्म समाज का गठन किया, तो इसका नामकरण भारतीय ब्रह्म समाज किया गया, जबकि पूर्व स्थापित ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ब्रह्म समाज की मूल वेबसाइट www.brahmosomaj.net गेजेटेरियन ऑफ इंडिया, इसका नामकरण भारतीय ब्रह्म समाज किया गया, जबकि पूर्व स्थापित ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया है। ब्रह्म समाज की मूल वेबसाइट www.गेजेटेरियन ऑफ इंडिया एवं मैकमिलन प्रकाशित भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास में ये तथ्य दर्शित है। बाद में इतिहास लेखन के दौरान प्रख्यात इतिहासविदों प्रोफेसर BL ग्रोवर और प्रोफेसर RL शुक्ल आदि ने आधुनिक भारतीय इतिहास को अपनी पुस्तकों में पता नहीं क्यों केशव चंद्र सेन के नवीन ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज बताया। प्रख्यात इतिहासकारों के द्वारा ये प्रस्तुत किए जाने के कारण अन्य पुस्तकों में यही तथ्य अपनाए गए। प्रायः परीक्षा संस्थानों में भी अपने प्रश्नों में आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में केशव चंद्र सेन को उत्तर के रूप में माना है, जबकि वास्तविक तथ्य इसके ठीक उलट है। अर्थात केशव चंद्र सेन का नवीन ब्रह्म समाज भारतीय ब्रह्म समाज है और देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व वाला मूल ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज है। नेक्स्ट, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करी है देवेंद्र नाथ टैगोर ने। नेक्स्ट,
ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एक देववाद पर। 1828 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव डाली थी। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन। ब्रह्म समाज ने सार्वभौम ईश्वर की उपासना पर बल दिया। राजा राममोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? तो उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। एक सेकेंड। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एक देववाद पर, ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। 1828 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव डाली। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध और अवतारवाद का खंडन। ब्रह्म समाज ने सार्वभौम ईश्वर की उपासना पर बल दिया। राजा राममोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? तो पाश्चात्य शिक्षा का विरोध उन्होंने नहीं किया था। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राममोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। निम्न में से किसे राममोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया? तो समाचार चंद्रिका को। राजा राममोहन राय के धार्मिक विचारों के विरोध में भवानी चरण बंदोपाध्याय ने 1822 में समाचार चंद्रिका का प्रकाशन शुरू किया और इससे पूर्व संवाद कौमुदी के संस्थापक थे। और संवाद कौमुदी भी किसकी है? तो की है, राजा राममोहन राय की। ब्रह्म समाज के बारे में कौन से कथन सही है? तो ब्रह्मवाद समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, ये कथन सही है। इसके अलावा धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया, ये भी सही है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वे त्रुटिहीन है, नहीं, ये गलत है। तो ये दोनों ऊपर वाले दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन के द्वारा 1828 में की गई। इसके प्रमुख सिद्धांत थे एकेश्वरवाद पर विश्वास एवं हिंदू धर्म की कुरीतियों से मुक्त कराना, मूर्ति पूजा का विरोध और पुरोहितों के वर्चस्व पर कुठाराघात, स्त्रियों की स्थिति को सुधारना। वेदों को त्रुटिहीन मानने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो वे थे स्वामी विवेकानंद। ठीक है। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 में वे शिकागो गए, जहां पर उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी विवेकानंद नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था 1893 में। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? तो अभी हमने पढ़ा था 1893 में। 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो स्वामी विवेकानंद का नाम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? तो 1893 में लिया। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिया था, स्वामी विवेकानंद ने। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? तो व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक हैं स्वामी विवेकानंद। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद है। विवेकानंद के अनुसार एक धर्म के रूप में वेदांत को गहन रूप से व्यवहारिक होना चाहिए ताकि हम अपने जीवन के प्रत्येक भाग में इसका पालन करने में सक्षम हो सके। विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम अपना भाषण 10 नवंबर 1896 को लंदन में दिया था। नेक्स्ट, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? तो स्वामी विवेकानंद की ये सारी पुस्तकें हैं। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। 1893 में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। ये इंपॉर्टेंट है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब करी है? तो 1897 में की और 1893 में वो शिकागो गए, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में भाषण दिया। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी है? तो स्वामी विवेकानंद ने करी है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में 1909 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इसे विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया। रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के बेलूर में मुख्यालय भी खोला गया। रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा शुरू किया गया है? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? तो 1897 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने करी?
विवेकानंद ने करी। पंजीकरण कब हुआ है? 1909 में हुआ है। मुख्यालय कहाँ है? वेल्लूर में। ठीक, नेक्स्ट। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। ठीक, स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई 1897 में। शारदा मणि कौन थे? कौन थी, सॉरी, शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। ठीक है, ये आंसर होगा। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, उनका विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 में हुआ था। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ठीक है, नेक्स्ट। ईश्वर है या नहीं, ये पूछे जाने पर विद्यासागर का जवाब था कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना बाकी है। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, इस तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। ये कथन किनके द्वारा लिया गया था? तो ये कथन लिया गया था सिस्टर निवेदिता के द्वारा। ठीक है, सिस्टर निवेदिता विवेकानंद की शिष्या थी, जिन्होंने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित है क्या? तो आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, और कब की थी? तो हम डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि अप्रैल 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, और इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना का वर्ष। तो आर्य समाज की स्थापना कब होती है? अप्रैल 1875 में। सी, नेक्स्ट। आर्य समाज की स्थापना किसने करी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? तो 1875 में की थी। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। उत्तर वैदिक काल से आज तक सभी अन्य मतों को उन्होंने पाखंड या झूठे धर्म की संज्ञा दी। 1867 में उन्होंने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराई। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते थे। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद, जिस पर भारत का पुरातन समाज टिका है, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, धर्मातीत तथा दैवी है। इसलिए उन्होंने वेदों की ओर लौटो तथा वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत हैं का नारा दिया। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? तो वेदों की ओर चलो कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो मार्टिन लूथर कहलाते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। सार्थ्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। मूल शंकर स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में गुजरात की मोरबी रियासत काठियावाड़ क्षेत्र के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 में उन्होंने पाखंडनी खंडनी पताका लहराई। 1875 में उन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित हैं। उनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंडन, वेद व्यास भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मंत्र खंडन, पंच महायज्ञ विधि और वल्लभाचार्य मत खंडन प्रमुख है। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है किसकी? आर्य समाज की, और इसके लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती हैं। नेक्स्ट, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया? आर्य समाज में। और आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो दयानंद सरस्वती हैं। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार करें। कथन कहता है कि आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया है। तो यहाँ पे हमारा ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा अप्रैल 1875 में बंबई में की गई, और इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। भारत को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न करना था। इसके साथ साथ हिंदुओं में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता प्रदान करना था। आर्य समाज ने हिंदू श्रेष्ठता के सिद्धांत को स्वीकार किया एवं श्वेत जाति श्रेष्ठता के सिद्धांत को
नकारा है। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो कहा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती विदेशी दासता को एक अभिशाप मानते थे और स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र के हिमायती थे। उनके आर्थिक विचारों में स्वदेशी का विशेष महत्व था। राजनीतिक क्षेत्र में वे कहते थे कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। नेक्स्ट, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो ये किया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखिए। तो यहाँ पे दिए हैं तुलसीदास, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इनका कालानुक्रम जाएगा, एक सेकेंड, बी। ये जाएगा बी में, जिसमें पहले आएंगे तुलसीदास। तो तुलसीदास का जो काल है वो हम लोगों ने पढ़ा है 16वीं शताब्दी में, ठीक। उसके बाद आएंगे राजा राममोहन राय, जो कि 1772 से 1833 तक का काल इनका रहता है। फिर दयानंद सरस्वती का रहता है 1824 से 1883 तक। और उसके बाद हैं स्वामी विवेकानंद, जिनका रहता है 1863 से लेके 1902 तक। तो तुलसीदास हैं 16वीं शताब्दी के, राजा राममोहन राय 1772 से 1833 तक, दयानंद सरस्वती हैं 1827 से 1883 तक, स्वामी विवेकानंद है 1863 से 1902 तक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना करी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना करी है आत्माराम पांडुरंग ने। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से 1869 में जुड़े और इसके मुख्य संचालक बने। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रानाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन है? तो प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक हैं गोविंद रानाडे। कौन है बताइए? अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने किया था, ठीक है। गोविंद रानाडे तो इसमें बाद में ऐड हुए। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे, ठीक है। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक थे एम जी रानाडे। नेक्स्ट, वेद समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो वेद समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी और ये ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। इस समाज के उपदेशों को देवशास्त्र नामक एक पुस्तकों में संकलित किया गया था। इसमें प्रभु की सत्ता, आत्मा की अमरता, गुरु की महत्ता और सत्य कार्यों की आवश्यकता पर बल दिया गया। 1913 में शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा अपने द्वितीय पुत्र देवानंद को आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद इस आंदोलन की सार्वजनिक लोकप्रियता समाप्त हो गई। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी है? तो ज्योतिबा फूले ने की है। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की और उनका जन्म 1827 में एक माली के घर हुआ था। उन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी और अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पे बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी है? तो ज्योतिबा फूले ने करी है। तो अभी हमने पता किया कि सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने तो करी है, लेकिन कब की है याद करते हुए चलिए, 1873 में करी है, ठीक है। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी? तो ज्योतिबा फूले ने करी। कब करी? तो 1873 में करी, ठीक। आगे बढ़ो। गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फूले, ठीक है। कौन है? ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट, सत्यशोधक आंदोलन किसने चलाया था? तो ज्योतिबा राव फूले ने चलाया था। कब चलाया था? तो 1873 में चलाया था। नेक्स्ट, महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। कब की गई? तो 1873 में की गई। घुमा घुमा के एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछ रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो वो था सत्यशोधक समाज का। और ये किसका है? तो ये ज्योतिबा फूले की है और इसकी स्थापना कब की गई? तो 1873 में की गई। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया है महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन।
1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने पुणे महाराष्ट्र में की थी। सत्यशोधक समाज से पहले भी इस देश में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चले, किंतु सत्यशोधक समाज इन सबसे अलग एवं विशिष्ट है। इसमें ऊंचे वर्णों एवं श्रेणियों के प्रति पिछड़ी जातियों का विद्रोह प्रमुख था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक सेकेंड। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना करी है ज्योतिबा फुले ने। कब करी? तो 1873 में करी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वो बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? तो वो थे नेमी साधन बोस, सॉरी गलत लिख दिया, राधाकांत देव। नेक्स्ट, राधाकांत देव ने 1830 में बंगाल में धर्मसभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। नेक्स्ट, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब। राधा, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 में आगरा के एक महाजन या बैंकर तुलसीराम, जो शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे, ने की। राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर, गुरु की महत्ता, संतों का साथ, सत्संग तथा साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए सांसारिक जीवन का परित्याग आवश्यक है तथा ये भी कि सभी जन सच्चे हैं। ये पंथ मंदिरों, तीर्थों अथवा पवित्र स्थलों को कोई महत्व नहीं देता था। धर्म और दान के कार्य, सेवा और प्रार्थना की भावना इसके आवश्यक कर्तव्य थे। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख को। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। पेशे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि 1880 में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे। ये महान समाज सुधारक तथा बौद्धिक चिंतक थे। इन्होंने बौद्धिक दृष्टिकोण का परिष्कार करने तथा देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए लोगों के सम्मुख आत्मनिर्भर बनने और पश्चिमी शिक्षा की आवश्यकता का पक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने स्त्री आंदोलन का समर्थन करते हुए स्त्री शिक्षा के प्रसार का पक्ष लिया। ये राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के समर्थक के रूप में हाथ से बने हुए खादी के वस्त्र पहनकर 1876 में दिल्ली दरबार में भी उपस्थित हुए थे। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? तो लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता था गोपाल हरि देशमुख को। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित ने। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित विष्णु शास्त्री ने किया। उन्होंने 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना करी। साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। बीएम मालाबारी बाल विवाह प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध हैं। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो बहराम जी एम मालाबारी थे। नेक्स्ट, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालाबारी थे। इनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 में हुआ था। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ अथवा विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया था। 1891 का सम्मति आयु अधिनियम इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। दी एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 1891 में पारित हुआ। नेक्स्ट, उसका प्रधान संबल था और सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उद्धरण में संकेतक व्यक्ति कौन है? तो ये बात हो रही है महादेव गोविंद रानाडे की। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा सुमेलित करना है, तो आंसर हम देख चुके हैं कि डी जो है वो हमारा सुमेलित नहीं है। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के हैं गोपाल कृष्ण गोखले, सोशल सर्विस लीग के हैं एनएम जोशी, सेवा समिति के हैं एचएन कुंजरू, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन के कौन है? तो सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन के हैं रानाडे। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था वीरेशलिंगम के द्वारा। राजमुंद्री विधवा पुनर्विवाह संघ राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1878 में वीरेशलिंगम पंतुलू द्वारा की गई थी। यद्यपि आयोग ने तुदिपूर्ण ढंग से 1871 में लिखा है। ठीक है, क्या हो जाता है बार बार। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया था और इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो बताइए, ये सारे पढ़ने पड़ेंगे, तो आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो
आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई है? बिल्कुल नहीं, रॉन्ग है। कहाँ गया पेन? ये रॉन्ग है। लाला लाजपत राय ने अपने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों के आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। ये भी रॉन्ग है। केसर सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया। बिल्कुल सही। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की। ये भी सही है। नेक्स्ट, 1956 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ, तो बताइए। धार्मिक असुविधा कानून, सती निषेध रेगुलेशन, विधवा पुनर्विवाह कानून, राज्य हड़पने का सिद्धांत। तो इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, तो हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। धार्मिक असुविधा कानून भारत में पारित नहीं हुआ है। जातीय क्षमता कानून 1850 में पारित हुआ। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट और विधवा के पुनर्विवाह का कानून सख्त बनाया गया। विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किए। 1855 में उन्होंने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने के लिए अनुरोध किया। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे पश्चिमी भारत में विष्णु शास्त्री और डी के कर्वे। 1899 में डी के कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना करी और 1916 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 में बनाया गया, जबकि डलहौजी का राज्य हड़पने का सिद्धांत 1848 में ही प्रस्तुत किया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये पारित हुआ है 1858 में। ठीक, नेक्स्ट। पश्चिमी भारत के डी के कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो ये आता है स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह में। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। उन्होंने ये प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है और इनके प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबद्ध थे? तो वे थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून के द्वारा अपराध घोषित कर दिया। ये सही है। 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। ये भी सही है। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। ये भी सही है। राजा राममोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे? नहीं, वो सती प्रथा के समर्थक नहीं थे, तो ये गलत है आपका। 1843 के एक्ट 5 ने इस बात को गैर कानूनी बना दिया। किसको? गुलामी को। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी केशव चंद्र सेन ने। नेक्स्ट, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो 1872 में पारित किया गया। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित करी है 14 साल। नेक्स्ट, 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। द इंडियन स्पेक्टेटर वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक। ये एक समाज सुधारक और सम्मति आयोग अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे, तो ये थे BM मालाबारी। नेक्स्ट, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो निर्धारित की गई थी 14 और 18 सॉरी क्या बोल रही हूँ, 14 और 18। शारदा एक्ट संबंधित था बाल विवाह प्रतिबंध से। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने करी? तो मैडम HP ब्लावेट्स्की ने करी। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्य थी एनी बेसेंट के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। सरस्वती आर्य समाज के थे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के थे और महादेव गोविंद राणा थियोसोफिकल सोसाइटी के। थियोसोफिकल सोसाइटी की थी आपकी एनी बेसेंट। फिर हम मिलान करते हैं, एक सेकेंड, चलिए यहाँ पे मिलान करते हैं। तो प्रार्थना समाज के कौन है? राणा डे है। ठीक है, प्रार्थना समाज के कौन थे? राणा डे। ब्रह्म समाज ने की स्थापना किसने करी है? तो राजा राममोहन राय ने करी है। आर्य समाज की स्थापना किसने करी है? तो आर्य समाज की स्थापना करी है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी है? तो स्वामी विवेकानंद ने करी है। ठीक है, तो अब ये बताओ कि प्रार्थना समाज की स्थापना MG राणा डे ने करी, लेकिन कब करी है? तो 1867 में, 1867 में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सुमेल नहीं है?
तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने करी है? एनी बेसेंट ने, तो ये तो सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी है? स्वामी विवेकानंद ने, ना कि परमहंस ने, ठीक है। ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय ने की, आर्य समाज की दयानंद सरस्वती ने करी है, बिल्कुल सही है। कौन एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे प्रार्थना समाज की स्थापना पांडुरंग ने करी। आत्मीय समाज की स्थापना किसने करी है? तो ये रॉन्ग है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने आत्मीय सभा की स्थापना नहीं करी है। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी थी, ठीक है। और कब करी थी? तो उन्होंने करी थी 1815 में करी थी, ठीक है। और प्रार्थना समाज की स्थापना पांडुरंग ने कब करी? 1867 में करी, ठीक है ना। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने। राधा स्वामी सत्संग से कौन है? तुलसीराम जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, फिर से सूची का मिलान करना है भाई। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पर हुई है? 1828 में। किसने करी थी? किसने करी थी? राजा राम मोहन राय ने करी थी, ठीक है। कहाँ पे करी थी? तो कलकत्ता में की थी। मानव धर्म सभा की स्थापना कहाँ पर हुई है? तो ये सूरत में हुई है। और आर्य समाज की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई है? तो बम्बई में हुई है। नदवा उल उलमा की स्थापना कहाँ हुई है? तो लखनऊ में हुई है, ठीक है। तो मानव धर्म सभा की स्थापना कहाँ पर हुई? सूरत में। और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर करी है? बम्बई में करी है। कब करी है? तो 1875 में करी, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? तो वो थे राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना करी है महादेव गोविंद रानाडे ने। रामकृष्ण मिशन की स्वामी विवेकानंद। सत्यशोधक समाज की ज्योतिबा फूले ने। मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट, पूना सावनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने की थी, ठीक। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, सही है। तत्वबोधनी सभा की केशव चंद्र सेन ने की, ये भी सही है। सत्यशोधक समाज की देवेंद्रनाथ टैगोर ने की, ये भी सही है। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की, ये भी सही है। अब बताइए क्या चारों सही हैं? नहीं, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी है? बताइए, अभी हमने पढ़ा था। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? केशव चंद्र सेन ने की थी। इन्होंने नहीं करी है, राजा राम मोहन राय ने। किसने करी है? केशव चंद्र सेन ने, ठीक है। और तत्वबोधनी सभा की तत्वबोधनी सभा की किसने करी है? तो तत्वबोधनी सभा की स्थापना करी है देवेंद्रनाथ टैगोर ने। इन्होंने नहीं करी है। और सत्यशोधक समाज की तो ज्योतिबा फूले ने करी है। भूल गए? मैंने रॉन्ग लगाती गई है, सब रॉन्ग रॉन्ग सुनते गए, है ना। यही हमें ध्यान देना है, हम जल्दबाजी कर देते हैं थोड़ा बहुत एग्जाम टाइम पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। SC सीतलवाड़ BN राव अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो वे सदस्य थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के, ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के थे। नेक्स्ट, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी? तो स्थापना करी उन्होंने 1905 में। नेक्स्ट, ई सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने करी है? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने करी है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने करी? गोपाल कृष्ण गोखले ने करी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने करी है? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने करी है। बहुजन समाज के संस्थापक कौन है? तो मुकुंद राव पाटिल है। कौन है? मुकुंद राव पाटिल। नेक्स्ट, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो नाडार, ठीक है, नाडार के द्वारा। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता का सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट, अब यहाँ पे फिर से मिलान करना है तो इसलिए थोड़ा सा उसको स्मॉल कर लेते हैं, ठीक है। कोट मिलाना है हमें, किसने क्या क्या कहा है ये कोट मिलाना है हमें। राजा राम मोहन राय ने कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है, ठीक है। केशव चंद्र सेन का कहना था कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती का कहना था कि हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की। रामकृष्ण परमहंस ने इस पे जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये कोट्स भी आते हैं कभी कभी। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ हमें आंसर पहले दिख गया कि हमारा ये सुमेलित नहीं है, ठीक।
तो पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना करी, दयानंद ने आर्य समाज की, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की। ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी है? देवेंद्रनाथ के समूह से, जो अपने आप को आदि ब्रह्म समाज कहता था। ठीक है, तो देवेंद्रनाथ समूह से संबंधित है ये आदि ब्रह्म समाज। नेक्स्ट, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बहिष्कृत हितकारिणी ज्योतिबा फूले की नहीं है। यंग बंग आंदोलन हेनरी बिपिन डिरोजियो से संबंधित है। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल अलगार से संबंधित है। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान से संबंधित है। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेवसन सभा के लिए निम्न कौन सही सोचने पर चाहिए? तो प्रार्थना समाज किसका है भाई? सत्यशोधक समाज किसका है? सत्यशोधक समाज से हमें पता है कि ज्योतिबा फूले का है। तो ज्योतिबा फूले वाला हमें ऑप्शन पकड़ना है। तो जहां पे 4 नंबर पे ज्योतिबा फूले दिए हो उन्हें को पकड़ लीजिए। तो पहले वाले ऑप्शन में देखो 1 2 3 4 पे ज्योतिबा फूले तो दिए हुए हैं। ठीक, 1 2 3 4 पे बी में भी दिए हुए हैं, सी में और डी में नहीं दिए, तो सी और डी तो ऑप्शन होगा नहीं। अब पता करते हैं कि ए और बी में से ये ऑप्शन है या नहीं है। तो प्रार्थना समाज किसने किया है? तो हमको पता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी है? आत्माराम पांडुरंग ने। किसने करी है? आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक, तो यही वाला हमारा ऑप्शन सही होगा, बी वाला। प्रार्थना समाज से हैं आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया के हैं गांधी जी, जो कि हमने कल पढ़ा था, लोकहितवादी हैं गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज से हैं ज्योतिबा फूले, और रहनुमाई मजदेवसन सभा से हैं नरोजी फुरदोन जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समाज सुधारकों में कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? तो ये सभी जाने जाते हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर भी जाने जाते हैं, राजा राममोहन राय भी जाने जाते हैं, और दयानंद सरस्वती भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था, बिल्कुल सही बात है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, ये भी बात सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने करी, ये भी बात सही है। तो हमारे ए ऑप्शन सही होगा। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से आरंभ हुआ, तो नारी आंदोलन आरंभ हुआ था ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने हैं, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, ये सही नहीं है। जबकि एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी, सही है। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है, ये भी सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी, ये भी सही है। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग और अखिल भारतीय किसान सभा और है आत्मसम्मान आंदोलन। तो ये बताइए कौन कौन सा सही है? तो इसमें ये तीनों ही सही है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग गांधी जी से संबंधित है, लीडर है इसके। अखिल भारतीय किसान सभा के लीडर स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं, और आत्मसम्मान आंदोलन के ईवी रामास्वामी नायर। नेक्स्ट, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? तो नव बौद्धवाद के प्रतिपादक हैं अंबेडकर। दारुल उलूम की स्थापना किसने करी? तो मौलाना शिबली नुमानी ने करी थी। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत के किस वर्ष में आरंभ हुआ था? तो 1866 में आरंभ हुआ। नेक्स्ट, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। हाली पद्धति संबंधित है बंधुआ मजदूर से। निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना करी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। तो यहाँ पर हमारा आज का ये टॉपिक फिनिश होता है, और कल हम टॉपिक करेंगे डे 11 में कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। तो ये आज का टॉपिक थोड़ा सा लंबा था, लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो हमें करना तो है ही। तो इससे मत बोर होइए कि ये बहुत लंबा वीडियो हो गया है, इस पर मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं उनके PYQ भी ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए वो टॉपिक थोड़े से लंबे हो ही जाते हैं। अब चूँकि इसमें इतने सारे आंदोलन हैं, इतनी सारी संस्थाएं दी हुई हैं, तो इंपॉर्टेंट तो है ही। तो अब कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी टॉपिक थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन करना तो हमें है ही, तो इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं है टॉपिक, थोड़ा ही लंबा है, लेकिन आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, तो हमने आज का टॉपिक ये कंप्लीट किया। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल रहा हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को, अपने लोगों को, अपने साथ के स्टूडेंट्स को जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उनको शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी करवाएं। थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो दूसरों को भी हेल्प के लिए इसे सेंड कर दें। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। अब कल मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ में डे 11 में। चलिए।